बच्चों, हम कर रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वो दोनों वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आएगा। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग तक हम कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि अकाउंटिंग की भी एक सीमा है। एक सीमा तक ही अकाउंटिंग करेक्ट हो सकती है। उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते समय हमें लिमिटेशंस को भी कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहली लिमिटेशन है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। मतलब अकाउंटिंग को हम 100% करेक्ट नहीं कह सकते। हालांकि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं अकाउंटिंग करते समय, उन्हें रिकॉर्ड करते समय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पर रिकॉर्डिंग होती है। मतलब डॉक्यूमेंट्स के बेस पर रिकॉर्डिंग होती है। जैसे हमने सामान खरीदा तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय जो हमने परचेज किया है उसका बिल जो है वो एक एविडेंस की तरह काम करेगा। अगर हमने कोई सामान बेचा है तो जो सेल करते समय इनवॉइस दिया है वो उस ट्रांजेक्शन का एविडेंस है। तो हालांकि ट्रांजेक्शन्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन कई जगह कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिनको एस्टिमेट्स मतलब अनुमान के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग करते समय अकाउंटेंट को कई जगह अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए कई सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका अकाउंटेंट को चूज करना होता है और कई जगह उसे अनुमान लगाना पड़ता है। जैसे किसी एसेट को खरीदा गया है और उस एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाना है, मतलब उसकी वैल्यू में जो एनुअली रिडक्शन होता है। एसेट को हम यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी, तो जो एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होता है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड करते समय अकाउंटेंट को ये अनुमान लगाना पड़ता है कि एसेट की लाइफ कितनी है। तो एसेट की लाइफ का करेक्ट एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ अनुमान लगाया जाता है और उस अनुमान का डेप्रिसिएशन के अमाउंट पर इफेक्ट आता है। तो अकाउंटिंग में कई सारे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो एस्टिमेट मतलब अनुमान पर आधारित होते हैं। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग 100% करेक्ट है, एग्जैक्ट है। इसके अलावा अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। आप अपने बैलेंस शीट में एसेट्स को दिखाते हैं, लाइबिलिटीज को दिखाते हैं, कैपिटल को दिखाते हैं। जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं। लेकिन ये सारी चीजें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाई जाती है। हिस्टोरिकल मतलब जितने पर एसेट को एक्वायर किया गया था, खरीदा गया था, उस रेट पर बैलेंस शीट में एसेट्स को शो किया जाता है, उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करके। जबकि करंट में मार्केट में उस एसेट की वैल्यू कुछ अलग हो सकती है। लेकिन अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। इसीलिए एसेट्स को उसी वैल्यू पे दिखाया जाता है जिस वैल्यू पर उसे एक्वायर किया गया था, खरीदा गया था। मार्केट में एसेट की वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं, घट रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, इस चीज को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ये एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन हो गई। इसके अलावा इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग में प्राइस लेवल में होने वाले चेंजेस को कंसिडर नहीं किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी एसेट को कौन सी वैल्यू पर दिखाएंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जितने पे उसको खरीदा गया था। लेकिन देखिए, जो प्राइस लेवल है, जो मनी की परचेजिंग पावर है, वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, मतलब घटती चली जाती है। आज जो चीज, जितनी चीजें हमें 1 लाख में मिलेंगी, 1 साल बाद उतनी चीज 1 लाख में नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि मनी की, रुपीस की परचेजिंग पावर घटती चली जाती है। लेकिन अकाउंटिंग में इस चीज को कंसिडर नहीं किया जाता है। अगर कोई हमने बिल्डिंग 1 लाख की खरीदी है तो हम हर साल उसे 1 लाख पे ही शो करते रहेंगे। हालांकि उसमें से जो डेप्रिसिएशन है, जो एसेट की वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, वो तो कम किया जाएगा, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 1 लाख ही मानी जाएगी। उसमें जो प्राइस लेवल में चेंजेस हो रहे हैं उसका इफेक्ट हम अकाउंटिंग में नहीं देते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा इग्नोर्स द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। देखिए, हम अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं केवल वो ही रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स हैं केवल वो ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, जैसे कि गुड लेबर रिलेशंस, मैनेजमेंट की रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती। हालांकि लेबर के साथ अच्छे रिलेशन होना, मैनेजमेंट का अच्छा होना, ये सारी चीज़ें भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट डालती हैं, लेकिन
ये एलिमेंट रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक है, ये एक गुण है, इनको मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये रिकॉर्ड नहीं होते। तो ये एक लिमिटेशन है। इसके अलावा अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। देखिए, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जो अकाउंट्स है उसमें मैनिपुलेशन करना, मतलब जो असली फाइनेंशियल पोजीशन है वो डिस्क्लोज ना होके फेवरेबल पोजीशन डिस्क्लोज हो। मतलब असल में तो बिजनेस की स्थिति खराब है, लेकिन अकाउंट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। इसके लिए मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ज़्यादा दिखा देना, या ईयर के एंड में जो गुड्स परचेज किया गया है उसको रिकॉर्ड ना करना। इससे क्या होता है कि अकाउंट्स जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है वो नहीं दिखाते हैं। तो अकाउंटेंट इस तरीके की प्रैक्टिसेस करके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर सकता है, उन्हें प्रभावित कर सकता है। तो ये सारी हमारी हो गई लिमिटेशंस। अब हम बात करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, इसमें हम ये देखेंगे कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन डॉक्यूमेंट्स को यूज कौन कौन करता है। तो ये हमने क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स में, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में केवल दो लोग हैं, ओनर्स। ओनर्स मतलब जो कि बिजनेस में जिन्होंने कैपिटल लगाई हुई है, जो कि बिजनेस के मालिक हैं। वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब व्यवसाय जो वित्तीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसको पता करना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और इसके पीछे इंक्रीज या डिक्रीज होने के पीछे कारण क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन्हें कहाँ से मिलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मतलब ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट से। तो ये हो गए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर। इसके अलावा मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि उसे बिजनेस को रन करना है, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, पॉलिसी मेकिंग करनी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके फ्यूचर की प्लानिंग करता है। तो मैनेजमेंट हो गया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इंटरनल यूजर। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी लोग। इंटरनल में वो आते हैं जो कि बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। एक्सटर्नल में जो कि बाहर के लोग हैं। तो एक्सटर्नल में बहुत सारे लोग हैं जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको जानना चाहते हैं। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं, उन सबको हम एक्सटर्नल यूजर कहते हैं। पहला है पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब संभावित इन्वेस्टर, जो बिजनेस में किसी पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेने से पहले उस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। तो ये भी बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर हो गए। इसके अलावा क्रेडिटर्स, जो कंपनी के जो बिजनेस के सप्लायर्स हैं, बिजनेस को उधार सामान देते हैं, वो भी बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस को एनालाइज करना चाहते हैं, जिससे कि वो डिसीजन ले सके कि वो बिजनेस को उधार देंगे आगे या नहीं देंगे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिजनेस को लोन देने से पहले ये एनालाइज करते हैं कि बिजनेस उनके लोन के अमाउंट को रिटर्न कर पाएगा या नहीं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इसके अलावा जो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय भी अपनी हायर वेजेस और बोनस के लिए मैनेजमेंट के साथ बात करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, जिससे कि अगर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो वो फिर मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बना पाते हैं अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए और बोनस के लिए। तो ये भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं। इसके अलावा जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, देखिए जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो बिजनेस का इनकम टैक्स का असेसमेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करती हैं। तो इसके अलावा गवर्नमेंट और एजेंसीज हैं। देखिए, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिससे कि बिजनेस से रिलेटेड, हर सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट कई बार सेक्टर्स को, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को सब्सिडी भी देती है। तो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का एलोकेशन करने से पहले गवर्नमेंट हर एक सेक्टर की लीडिंग जो कंपनी है, जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेस है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करती है।
इसके अलावा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप होते हैं, वो भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं, जिससे कि वो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट पर इफेक्ट है वो उसको देख सकें और उस एंटरप्राइज ने एनवायरमेंटल इफेक्ट को कम करने के लिए, जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेस की वजह से एनवायरनमेंट पे, उसको कम करने के लिए बिजनेस ने क्या स्टेप्स लिए हैं, वो सब देखने के लिए ये ग्रुप्स बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। इसके अलावा देखिए, पब्लिक एंड एंटरप्राइज अफेक्ट द पब्लिक इन वैरायटी ऑफ वेज। देखिए, हर एंटरप्राइज पब्लिक को कई प्रकार से प्रभावित करता है, क्योंकि जो बिजनेस है वही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, सुविधाएं प्रोवाइड करता है लोकेलिटी को। तो पब्लिक का एक लार्ज इंटरेस्ट होता है किसी भी एंटरप्राइज के फ्यूचर प्लान्स को जानने में, इसीलिए पब्लिक भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूजर है। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स, देखिए हर बिजनेसमैन अपने कॉम्पिटिटर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको एनालाइज करता है, उसके बेस पर वो अपने लिए पॉलिसीज बनाता है और फ्यूचर की प्लानिंग करता है। तो ये सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर हो गए। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला है रिलायबिलिटी। देखिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, मतलब वो विश्वास योग्य होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन, और अकाउंटेंट की पर्सनल जो सोच है उससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया, रिलायबल होना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा रिलीवेंट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, मतलब रिलीवेंट का मतलब ये होता है कि जो यूजर के जरूरत की इंफॉर्मेशन है केवल उतनी ही डिस्क्लोज होनी चाहिए। फालतू की इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो रिलीवेंट है, जो महत्वपूर्ण है, केवल वही इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऐसे होने चाहिए जो कि हर किसी को समझ में आए, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाए जाने चाहिए, जिससे कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के डिसीजन लेना है जिनको, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को उसी सेंस में इंटरप्रेट करें, मतलब उसकी व्याख्या करें जिस तरीके से वो कन्वे किए गए हैं, जिस तरीके से वो बनाए गए हैं। इसके अलावा कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाए जाने चाहिए जिससे कि उन्हें दूसरी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर किया जा सके। इसे कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, मतलब एक फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दूसरी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करना। ये तभी पॉसिबल है जब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक सेम फॉर्मेट में बने हुए हैं। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट्स हैं उनका इस्तेमाल करें। प्रेजेंटेशन अगर सेम होगी, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंटेशन होगी, तो उसमें कंपेरेबिलिटी रहती है, उसको किसी भी दूसरी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो ये है हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, ये चैप्टर इतना ही है। इसमें एक छोटी सी चीज और है, अकाउंटिंग की और भी ब्रांचेस हैं, जिसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ब्रांच है वही आप पूरा 11th में पढ़ने वाले हैं। इस अकाउंटिंग में बिजनेस में होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसको क्लासिफाई और समराइज करने के बाद, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है जो कि हम पूरा साल यही पढ़ेंगे। एक दो ब्रांच और हैं अकाउंटिंग की, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम बिजनेस का रिजल्ट निकाल सकते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो यूज होती है हम जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट डिटरमाइन करने में, कि हम जो सामान बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, लागत कितनी है, क्योंकि लागत जितनी होगी उसी के आधार पर सेलिंग प्राइस डिसाइड किया जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता चलती है। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विस रेंडर्ड, मतलब जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी लागत कितनी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम
सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसके लिए काम आती है। एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये एक न्यूली डेवलप्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की। देखिए ये जो अकाउंटिंग की ब्रांच है ये अलग नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही यूज़ करके जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाता है जिससे कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस में हेल्प मिल सके। मैनेजमेंट अकाउंट यूजेस वेरियस टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट टू मेक द अकाउंटिंग डेटा मोर यूजफुल। मतलब जो डेटा है वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिला है, लेकिन उसको इस तरीके से टेक्निक्स को यूज करके इस तरीके से बनाया जाता है और ज़्यादा यूजफुल बनाया जाता है जिससे कि डिसीजन मेकिंग में आसानी रहे। तो ये जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें हम रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें एडिशनली हम बनाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। लेकिन अभी आप केवल 11th क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर फोकस करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करना स्टार्ट करेंगे।